नमस्कार दोस्तों। आज हम अगला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो यहाँ पर हम ये समझेंगे कि मेटल्स यानी धातु किसे कहते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि जब हम मेटल और नॉन मेटल की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम एक प्योर सब्सटेंस, आपको याद होगा हमने बात की थी एलिमेंट। तो एलिमेंट को जब हम क्लासिफाई करते हैं तब हम मेटल या नॉन मेटल में इन्हें क्लासिफाई करते हैं। तो मेटल क्या होते हैं और नॉन मेटल क्या होते हैं, ये बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ अलग अलग एलिमेंट्स दिखाती हैं उनके आधार पर हम इन्हें विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले मेटल किसे कहेंगे, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात हो या केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात हो, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ नज़र आएंगे जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी इनके थ्रू पास कर सकती है। लस्चर, लस्चर यानी कितना ये चमकते हैं, तो काफ़ी चमकदार होंगे एज़ कम्पेयर टू जो भी नॉन मेटल होगा। तो कई सारे ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं। ज़्यादातर जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में हम पहले चर्चा करेंगे और फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि मेटल और नॉन मेटल को किस प्रकार से हम अलग अलग रूप में देखते हैं। तो जैसा कि हमने बात की, एलिमेंट को हम उनके प्रॉपर्टीज़ के आधार पर आइदर मेटल और नॉन मेटल में बांट सकते हैं। मेटल किन्हें कहेंगे, जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, टाइटेनियम है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जहाँ तक नॉन मेटल्स की बात है तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सारे नॉन मेटल्स कहलाते हैं। तो किसे हम मेटल कहेंगे, किसे नॉन मेटल कहेंगे, सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी, आपको याद होगा हमने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की बात की थी पहले। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पहले हम बात करते हैं और देखते हैं कि मेटल और नॉन मेटल में क्या भिन्नताएं होती हैं। और ये जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही जो प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के आधार पर आपको कहा जाएगा कि आइदर आप बताइए कि ये मेटल की प्रॉपर्टीज़ हैं या नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ हैं, या आपको मेटल का नाम दिया जाएगा और इसमें पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जो ये मेटल नहीं दिखाएंगे। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले एक एक करके हम बात करते हैं। लस्टर, लस्टर मतलब चमक। तो मेटल्स हैव अ शाइनिंग सरफेस, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव अ शाइनिंग सरफेस एक्सेप्ट आयोडीन। अब आपको यहाँ पर एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनमें से कौन से ऐसे नॉन मेटल होते हैं जिनमें लस्टर पाया जाता है या चमक पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आयोडीन। हार्डनेस यानी ठोस कितने होते हैं, तो जनरली मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं और नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं। तो एक्सेप्ट जब हम मेटल की बात कर रहे हैं तो सोडियम, सोडियम को आप बिल्कुल साबुन की तरह देख सकते हैं। लिथियम, पोटेशियम, ये सारे जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। और जब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की तो जनरली ये सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जब हम डायमंड की बात करते हैं तो डायमंड तो हार्डेस्ट सब्सटेंस कहा जाता है। तो यहाँ पर एक अपवाद यहाँ पर आ जाता है। स्टेट, स्टेट यानी स्टेट आपको याद होगा सॉलिड, लिक्विड, गैस की हमने बात की थी। तो मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं, नॉन मेटल्स जो हैं वो आइदर सॉलिड या गैसियस होते हैं। और इसमें एक्सेप्शन जो है वो ब्रोमीन का है, ब्रोमीन लिक्विड है। मैलिएबिलिटी, अब दो यहाँ पे टर्म आपको नजर आएंगे, एक मैलिएबिलिटी और एक डक्टिलिटी। इससे आपको समझना है कि क्या होता है। मैलिएबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स जिनके कारण आप इन्हें थिन शीट्स में डिवाइड कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि एल्यूमिनियम के शीट होते हैं। शीट क्यों हो पाते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम मेटल है और मेटल को आप ठोक ठोक करके, मान लीजिए हथौड़ा से अगर आप ठोकना स्टार्ट करते हैं तो हथौड़े से ठोकने पर आप ये पाएंगे कि अगर ये मेटल है तो इसे चपटे शीट में आप तोड़ पा रहे हैं, तो उसे चपटे शीट में आप देख पा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बात होती है नॉन मेटल की, तो इन्हें ऐसा कर पाना संभव नहीं होता है, क्योंकि ऐसे भी जो ज़्यादातर ये होते हैं वो गैसियस होते हैं, तो कैसे आप इन्हें थिन शीट्स में बांट पाएंगे। दूसरी प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का अर्थ होता है कि इनका आप वायर बना सकते हैं या नहीं। जैसे आपने कॉपर वायर देखा होगा, एल्यूमिनियम वायर देखा होगा, गोल्ड का वायर बनाया जा सकता है। क्यों बनाया जा सकता है, क्योंकि ये सारे मेटल्स हैं। नॉन मेटल होते तो ऐसा कर पाना संभव नहीं होता, टूट जाते। तो डक्टिलिटी में क्या होता है, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, metals are good conductor of heat and electricity. Silver, copper are the best conductors of heat. Lead, mercury are poor conductors of heat. याद रखना है आपको।
नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट्स एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बहुत अच्छा कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। डेंसिटी, तो डेंसिटी के बारे में हमने चर्चा की थी फिजिक्स में, या डायमंड की बात कर सकते हैं। सोनोरस, सोनोरस मतलब एक टन सी आवाज़ आती है जब भी आप मेटल को थोड़ा सा बजाते हैं, लेकिन ऐसा नॉन मेटल के साथ नहीं होता। ऑक्साइड्स, तो ऑक्साइड्स की जब हम बात करते हैं तो मेटालिक ऑक्साइड जो है वो बेसिक होते हैं और नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। एसिड और बेसिक हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था। तो ये जो सारे प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टीज़ आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जितने भी प्रॉपर्टीज़ के एक्सेप्शंस यानी अपवाद हमने देखे, ये सारे अपवाद भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो आप अपवाद का ध्यान रखें, प्रॉपर्टीज़ का ध्यान रखें, मेटल और नॉन मेटल के बीच में अंतर क्या है इसका आप ध्यान रखें। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो सबसे पहले मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो पहले रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एयर यानी ऑक्सीजन। तो जब भी आप इनको एयर के साथ मिलाएंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। जैसे कि जब हम कॉपर के साथ ऑक्सीजन को मिला रहे हैं तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। एल्यूमिनियम के साथ मिलाने से एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम के साथ मिलाने से मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जहाँ तक बात है रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ, जब हम हवा के साथ मिलाने की बात करते हैं तो प्राइमरीली हम बात करते हैं, मुख्यतः हम बात करते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी की। तो सबसे पहले बात करते हैं सोडियम और पोटेशियम की। तो सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो विगरसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन एयर, सो दे आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन। तो हमेशा सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे मेटल हैं जिन्हें हमेशा केरोसिन के अंदर रखा जाता है, इसलिए क्योंकि अगर ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए हवा के साथ तो विगरस रिएक्शन होता है और तुरंत इसमें आग लग जाती है। सरफेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड लेड आर कवर्ड विथ अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड टू प्रिवेंट देम फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। तो क्या होगा कि अगर एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और लेड की बात करें तो इन्हें थोड़ा सा ऑक्साइड इनका बना करके रखा जाता है ताकि फर्दर रिएक्शन ना हो जाए, क्योंकि फर्दर रिएक्शन होते के साथ ये टूटते चले जाएंगे, बिखर जाएंगे। आयरन यानी Fe डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न विगरसली। कॉपर डज नॉट बर्न बट इज कोटेड विथ अ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। तो इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे जब हम कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे। गोल्ड एंड सिल्वर डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, इन्हें हम इनर्ट भी कहते हैं इसीलिए। अब अंत में एक कॉन्सेप्ट होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड का। तो ऐसे भी कुछ मेटल होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड के साथ और बेस के साथ दोनों के साथ ही रिएक्ट करते हैं, और दोनों के साथ ही रिएक्ट करने के साथ साथ ये सॉल्ट और पानी देते हैं। तो ऐसे जितने भी ऑक्साइड होते हैं इन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, इसे आप ध्यान रखें। तो यदि हम एग्जाम्पल देखें तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जब हम बात कर रहे हैं तो इसे हम एसिड के साथ भी मिला पा रहे हैं और इन्हें हम बेस के साथ भी मिला पा रहे हैं। तो एसिड के साथ भी मिलाने के पे हम देखते हैं कि सॉल्ट और पानी मिल रहा है, और बेस के साथ मिलाने पे भी सॉल्ट और पानी मिल रहा है, तो इसीलिए हम इसे एम्फोटेरिक कहते हैं। जब भी आप AMPH एम्फ जहाँ भी देखें समझ जाएं कि ये दोनों में है। जैसे हम बात करते हैं एम्फीबियन की बायोलॉजी में, तो एम्फीबियन क्यों? क्योंकि वो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं, तो इसीलिए एम्फीबियन। तो एम्फोटेरिक यानी कि ये बेस के साथ भी मिलते हैं, ये एसिड के साथ भी मिलते हैं। अब अगला है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। तो इसको आप याद रखें, मेटल प्लस वाटर ये आपको देगा मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। मेटल प्लस वाटर देगा आपको मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, याद रखें। मेटल ऑक्साइड फिर वाटर के साथ मिल करके मेटल हाइड्रोक्साइड अंततः बना देगा। तो यहाँ पर से जो मेटल ऑक्साइड आया था हमारे पास, ये पानी के साथ मिल करके आपको मेटल हाइड्रोक्साइड दे देगा। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर कैसे होगा? मेटल प्लस वाटर, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर देगा आपको मेटल हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वाटर के साथ रिएक्शन में अलग अलग प्रकार के जो मेटल हैं उनकी। तो सबसे पहले सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जो है ये कोल्ड H2O यानी कि ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। लेकिन जहाँ तक बात है बाकी सारे मेटल्स की, तो वो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। तो हम अगली जो श्रेणी देख रहे हैं वो है एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक की, जो कि स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं।
या फिर गर्म पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। नो रिएक्शन विथ H2O, लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट एज बबल्स ऑफ H2 स्टिक टू देयर सरफेस। तो ये पानी के बारे में बात हो गई। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, सोडियम के साथ हमने पानी मिलाया तो NaOH बना और हीट बाहर आया। एक जो कॉमन आप देख रहे हैं सबके साथ, वो ये है कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा इन सारे रिएक्शंस में। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, तो एसिड के साथ जब हम मिला रहे हैं तो सॉल्ट प्लस H2 मिल रहा है, और कॉपर, गोल्ड और मर्क्यूरी, ये Hg जो है ये मर्क्यूरी का सिंबल है। डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, क्योंकि इसीलिए हमने ये बात की थी कि इन्हें हम इनर्ट कह सकते हैं। तो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं एसिड के साथ जो रिएक्शन है। तो जितने भी ये रिएक्शंस हैं, मैं चाहूँगा कि आप 2-2 मिनट के लिए पॉज कर लें और देखें कि क्या रिएक्शन है और कैसे रिएक्शन हो रहा है, और रिएक्शन के बाद क्या बन रहा है और क्या बाहर निकल रहा है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल्स सॉल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। तो आयरन को हम मिला रहे हैं CuSO4 से, तो बन रहा है FeSO4 और Cu। तो Cu जो है ये डिस्प्लेस हो गया, यानी कॉपर डिस्प्लेस हो गया, इसीलिए हम इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो मेटल A प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ B आपको देता है सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ A प्लस मेटल B। तो इसी के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट आती है रिएक्टिविटी सीरीज़ की। तो आप देख सकते हैं ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है। तो यहाँ पर आप ऊपर में जितने भी मेटल देख रहे हैं वे सारे हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बीच में रिएक्टिविटी कम होती है और यहाँ पर बहुत कम रिएक्टिविटी होती है। तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव हैं वो ये 4 हैं, बीच में इतने दूर में जो है ये सारे कम रिएक्टिव हैं, और नीचे की जो 3 हैं वो बहुत ही कम रिएक्टिव हैं। तो इसी रिएक्टिविटी की जो हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं, मोर रिएक्टिव मेटल्स रिप्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन, और इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको थोड़ी ध्यान रखनी होगी कि कौन से मेटल हैं मोर रिएक्टिव, कौन से मेटल हैं लेस रिएक्टिव। क्योंकि आपके एग्जाम में क्या किया जा सकता है कि इनमें से कोई भी 4 नाम आपको दिए जाएंगे, और इन 4 नामों को आपको कहा जाएगा कि आप इन्हें रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से ज़्यादा से कम रिएक्टिव मेटल को आप सुसज्जित करें। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में क्या किया जाएगा कि इनमें से 4 कोई ऐसे एलिमेंट चुने जाएंगे, और फिर आपसे पूछा जाएगा कि इन्हें आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दें। तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल्स। तो जहाँ तक बात है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल्स की, इनके लिए हमें एक नया कॉन्सेप्ट सीखना होगा, और वो है आयोनिक कंपाउंड्स का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, और उसके बाद फिर हम आगे समझने की कोशिश करते हैं कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में किस प्रकार से रिएक्शन होते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की, उनके बारे में समझ लिया, और मेटल नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं और आयोनिक कंपाउंड जो बनता है वो क्या होता है, वो समझने के पहले हम एक बार वापस चलते हैं, और जहाँ जहाँ पर हमने ये देखा था कि मेटल किसी भी चीज़ के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, वहाँ अब हम एक बार ये देखते हैं कि नॉन मेटल उसी परिस्थिति में किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक एक करके हम चलते हैं और शुरुआत करते हैं एयर से। तो हमने ये देखा था कि एयर के साथ जब मेटल रिएक्ट करते हैं तो मेटालिक ऑक्साइड बनता है। मेटालिक ऑक्साइड जो है वो एक प्रकार का बेसिक या अल्कलाइन है, लेकिन जब नॉन मेटल के साथ यहाँ पे रिएक्ट करे, जैसे मान लीजिए कार्बन है नॉन मेटल, इसका यदि रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, और साथ ही साथ आपको याद ये रखना है कि ये जो है ये एसिडिक इन नेचर होगा। यानी कि सामान्यतः जब भी आप किसी भी नॉन मेटल का रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ या हवा के साथ, तो एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा या एसिडिक ऑक्साइड बनेगा। जब मेटल का करा रहे थे तो बेसिक बन रहा था, जब नॉन मेटल का रिएक्शन कराएंगे तो एसिडिक ऑक्साइड बनेगा।
कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ भी हैं जो एक्सेप्शन के तौर पे देखे जा सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन का रिएक्शन। ये जो है ये यहाँ पर न्यूट्रल ऑक्साइड बना रहा है, ये ना एसिडिक है ना बेसिक है। कार्बन मोनोक्साइड की यदि हम बात करें तो कार्बन मोनोक्साइड भी जो है वो न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, वो भी एसिडिक नहीं होता। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि एक अपवाद के रूप में, एक्सेप्शन के रूप में देखे जा सकते हैं। अब आगे हम बात कर रहे हैं एसिड के साथ। तो एसिड के साथ नॉन मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, वो अगर रिएक्ट करेंगे तो वो हमेशा बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसी प्रकार से जब हम मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, वो एसिड के ही साथ रिएक्ट करेंगे। इसलिए हमने एग्जाम्पल के तौर पर बेस नहीं लिया, केवल हमने एम्फोटेरिक ऑक्साइड के साथ हमने वो देखा। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जहाँ तक केमिस्ट्री की बात है, केमिस्ट्री में अपवाद बहुत होते हैं, एक्सेप्शंस बहुत होते हैं। तो जहाँ पर आपके पास 120 एलिमेंट हैं, 4-5 ऐसे एलिमेंट हर प्रकार से निकल ही जाएंगे जो किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई अपवाद ज़रूर आपको दिखा रहे हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो थे वहाँ पर हमने चर्चा की कि एसिडिक भी हो सकते हैं और बेसिक भी हो सकते हैं। तो ज़्यादातर जो नॉन मेटल होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, वो केवल बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। और ज़्यादातर जो मेटल होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। अब आगे हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ वाटर की। तो नॉन मेटल्स के साथ ऐसा नहीं होगा, नॉन मेटल्स पानी के साथ इस प्रकार से रिएक्ट नहीं करेंगे। और जो हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, जो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा था मेटल के केस में, वो नॉन मेटल के केस में नहीं होगा। तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक को देखते हैं जो कि है आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं? The compounds that are formed by transfer of electrons from a metal to a non-metal are called ionic compounds और electrovalent compounds। तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपको याद होगा हमने बात की थी कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर, किसी भी एटम के अंदर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है अगर एक मेटल से ट्रांसफ़र हो जाए नॉन मेटल में, तो वहाँ पर जो कंपाउंड बन करके तैयार होगा उसे हम आयोनिक कंपाउंड कहेंगे। तो आयोनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज़ को आप ध्यान रखें। फिजिकल नेचर क्या होता है? दे आर सॉलिड एंड हार्ड, जनरली ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है बहुत आसानी से टूट जाएंगे। जैसे शीशे की हम बात करें तो शीशा ब्रिटल होता है कि थोड़ा सा ही गिर जाए अगर फर्श पे तो हो सकता है कि टूट जाए। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। Solubility, generally soluble in water and insoluble in solvents such as kerosene, petrol, etc. यानी पानी में तो ये soluble होंगे, पानी में घुल जाएंगे, लेकिन बाकी जो सॉल्वेंट होते हैं जैसे केरोसिन है या पेट्रोल इत्यादि है उसमें ये नहीं soluble होंगे। कंडक्शन, ionic compounds conduct electricity in molten and solution form but not in solid state। यानी कि जो इनका जो सॉलिड स्टेट होगा इनमें रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर इन्हें आप पिघला दें या इनका एक सॉल्यूशन बना दें तो वैसे में इनका रिएक्शन संभव है। तो ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे साथ साथ मैं एक छोटी सी बात और करना चाहूँगा कि आयोनिक कंपाउंड यानी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के साथ साथ एक और प्रकार के कंपाउंड भी होते हैं जिन्हें हम कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। एक इलेक्ट्रोवैलेंट और दूसरा कोवैलेंट। कोवैलेंट कंपाउंड में क्या होगा? ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की, लेकिन ट्रांसफ़र की जगह पर कई बार ऐसा भी होता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ट्रांसफ़र कब होगा? जब मान लीजिए कि हमने बात की थी कि जो इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर होता है तो किसी एक शेल में मान लीजिए कि कुल मिलाकर के 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब कई बार क्या होगा कि जब एक आयन होगा तो आयन में 7 ही इलेक्ट्रॉन होंगे 8 के जगह पे। तो आपके पास यदि 7 इलेक्ट्रॉन है तो आप हमेशा चाहेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन आपको कहीं से मिल जाए और फिर आप दोबारा 8 इलेक्ट्रॉन रखें अपने शेल में, जिसके कारण आप स्टेबल हो जाएंगे। तो एक आपको कहीं से चाहिए, क्योंकि आपको एक चाहिए तो इससे हम ट्रांसफ़र कहेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन किसी के पास था, उसने कहा कि चलो भाई तुम्हारे पास 7 है, तुम मेरा एक रख लो, हम लोग दोनों मिल करके 8 इलेक्ट्रॉन का शेल बना लेंगे, दोनों स्टेबल हो जाएंगे। तो ऐसे में ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ।
लेकिन कई बार क्या होगा कि मान लीजिए कि 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 नहीं हैं, और दूसरा एक और शेल है जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या होगा कि मैं नहीं चाहूँगा कि मैं चारों अपना इलेक्ट्रॉन दे दूँ आपको, और आप भी नहीं चाहेंगे कि आप अपना चारों इलेक्ट्रॉन मुझे दे दें। तो ऐसे में क्या होगा, शेयरिंग होगी। 4 इलेक्ट्रॉन मैं आपको दूं, 4 इलेक्ट्रॉन आप मुझे दें, दोनों मिलकर के एक कोवैलेंट कंपाउंड बना लेंगे। को एग्जिस्ट कब हम कहते हैं, जब साथ साथ एग्जिस्ट कर रहा हूँ। कोवैलेंट कब, जब साथ साथ शेयरिंग हो रही हो। तो कोवैलेंट कंपाउंड बनेंगे और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनेंगे। इलेक्ट्रोवैलेंट कब बनेंगे, जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो। कोवैलेंट कब बनेंगे, जब ट्रांसफर ना हो रहा हो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब अंत में हम बात करते हैं कोरोजन की। कोरोजन क्या होता है, आम बोलचाल की भाषा में जंग लगना जब आप कहते हैं, तो जंग लगने की जो परिस्थिति होती है वो कोरोजन हम अंग्रेजी में कहते हैं। द सर्फेस ऑफ सम मेटल्स गेट कोरोडेड व्हेन दे आर एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड कोरोजन। तो एग्जाम्पल, सिल्वर बिकम्स ब्लैक व्हेन एक्सपोज टू एयर एज इट रिएक्ट्स विथ एयर टू फॉर्म कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। Copper reacts with moist carbon dioxide in the air and green coat of copper carbonate is formed. ये बहुत आम तौर पर आपने देखा होगा कि कॉपर की कोई भी वस्तु होती है, कोई भी बर्तन होते हैं, तो वो हरे पड़ने लगते हैं। हरे पड़ने का क्या अर्थ होता है कि इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हवा में मौजूद था उसके साथ रिएक्ट किया और हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बना दिया। Iron when exposed to moist air acquires a coating of a brown flaky substance called rust. Rust यानी जंग। तो आपने देखा हो कि लोहे की वस्तु जो होते हैं वो सड़ जाते हैं और धीरे धीरे वो टूटने लग जाते हैं। तो उसका कारण क्या होता है कि वो जो नमी है हवा में उसके साथ ये रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के साथ साथ जंग बनाते हैं और इनका कोरोजन हो जाता है। तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि कई प्रकार से आप देखेंगे कि लोहे का इस्तेमाल कर रहे हैं या अन्य वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, अन्य मेटल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन्हें लंबे अंतराल तक आपको चलाना बहुत आवश्यक होता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजेशन, एनोडाइजिंग और मेकिंग एलॉय। सबसे महत्वपूर्ण है इसमें गैल्वेनाइजेशन और एलॉय। गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं हम, मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विथ अ थिन लेयर ऑफ जिंक। यानी कि जो भी आयरन या स्टील की जो भी वस्तु है उसके ऊपर आप एक पतली सी परत जिंक का चढ़ा देते हैं, जिसके कारण जो भी रिएक्शन होगा वो जिंक के साथ होगा और जो भी आयरन या स्टील उसके अंदर है वो जस का तस रह जाएगा। अलॉय, अलॉय क्या होता है, अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल को हम अलॉय कहते हैं। जैसे हम ब्रास की बात करें अगर, तो ब्रास क्या होता है, ब्रास एक अलॉय है। तो इसके कारण भी अब ब्रास जब एक बार बन गया तो इसकी भी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो थोड़ी अलग हो जाएंगी और ये प्रॉपर्टी बदलने के कारण ये आसानी से कोरोड नहीं होगा, जंग नहीं लगेगा इसमें। तो इसीलिए अलॉय बनाना कई बार महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। तो एग्जाम्पल जैसे कि आयरन मिक्स विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। स्टील कौन सा अलॉय है, जिसमें आयरन, निकेल और क्रोमियम है, साथ में थोड़ा सा कार्बन भी होता है। ब्रास कॉपर और जिंक, ब्रॉन्ज कॉपर और टिन, सोल्डर लेड और टिन, एमैल्गम इफ वन ऑफ द मेटल्स इज मर्क्यूरी। ये जो एग्जाम्पल हैं ये यहाँ पर मैंने इसलिए यहाँ पे आपको दिए क्योंकि यहाँ पर से एग्ज़ाम में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और यही एग्जाम्पल से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखना बहुत आवश्यक है। तो इसी के साथ साथ ये जो चैप्टर है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, ये समाप्त होता है। मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, दोनों के बीच में भिन्नताएँ क्या हैं, ये सब आपको याद रखना है। अलॉय क्या होते हैं और अलॉय के जो ये एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे देख रहे हैं ये भी आपको याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसी के साथ साथ ये चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का समाप्त होता है। थैंक यू।